हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2023 का लेके आया हूं और इस सीरीज में मैं आपको एसएससी सीजीएल में जो जीके के पीवाईक्यू पूछे गए थे वो मैं आपको करवा रहा हूं। और मैंने अभी तक आपको जो 14 जुलाई का शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 का मैं आपको 12 क्वेश्चन तक करवा चुका था। और ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताता हूँ कि पी वाई क्यू जो है को कैसे एनालाइज किया जाता है और पी वाई क्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पी वाई क्यू को आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रश्न जो बनेंगे वो पी वाई क्यू के पैटर्न पे ही बनेंगे। तो आपको मैं इतना आइडिया लगा दूंगा, इतना आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। और ये सीरीज़ करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपका स्कोर कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो चलिए आप अपने क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द गिवन पर्सनैलिटीज इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ कार्नेटिक म्यूजिक। मतलब कहता है कि जो पर्सनैलिटीज नीचे दिया हुआ है वो एसोसिएटेड नहीं है। किससे एसोसिएटेड नहीं है? तो वो आपका जो कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड नहीं है। वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा पर्सनैलिटीज है जो कि कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड नहीं है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विष्णु नारायण भतखंडे। ये आपका जो जवाब है वो सही है। विष्णु नारायण भतखंडे जो हैं ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ना कि आपका कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड है। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो, दो चीज़ होता है। जो हमारा एक क्लासिकल म्यूजिक है जो हमारा, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा होता है कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है उसको, मतलब ये जो है हमारा नॉर्थ इंडिया में जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं उसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। और कार्नेटिक म्यूजिक किसे कहा जाता है? तो जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं उसे हम कहते हैं कार्नेटिक क्लासिकल डांस। ये ध्यान रखना है। और मैं ऑप्शन पे अगर गौर करूँ, जो कल्याणी वरदराजन जो है, जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये भी कल्याणी वरदराजन, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड है, ये भी ध्यान रखो। और फिर एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है ये भी एसोसिएटेड है हमारा कार्नेटिक म्यूजिक से। और फिर सुब्रमण्यम भारतीहार, ये तीनों जो हैं वो कार्नेटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड है। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में एक सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि आप बताओ, जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी उन्हें भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो इन्हें 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और ये पहली म्यूजिशियन थी जिसे भारत रत्न प्रदान किया गया था। और इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इन्होंने प्रोग्राम किया था, अपना परफॉर्मेंस दिया था, ये भी ध्यान रखना है। और पहली भारतीय कौन थी जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो वो 1971 में किन्हें दिया गया था? इंदिरा गांधी को दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है? इंदिरा गांधी को दिया गया था। मतलब मैंने आपको बताया कि पहली म्यूजिशियन है जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहली भारतीय जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था और महिला में, तो वो है इंदिरा गांधी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि आप मुझे बताओ, जो पंडित रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर हैं रविशंकर हैं उन्हें भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। और पंडित रविशंकर जो है किससे एसोसिएटेड है? तो ये है सितार से एसोसिएटेड। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर मैं पूछूं कि पंडित रविशंकर सितार से एसोसिएटेड है, वो तो अच्छा है, लेकिन सितार से कोई और जो 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था, हाँ मैंने आपको शिफ्ट 1 में करवाया था, वो थे विलायत खान, जो एग्जाम में पूछ लिया था, विलायत खान। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? और अगर मैं पूछूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि बिस्मिल्लाह खान को कब मिला था भारत रत्न? तो बिस्मिल्लाह खान को मिला था 2001 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रिसेंटली अबर किसे मिला है भारत रत्न? तो रिसेंटली अबर भारत रत्न मिला है लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। ये भी आप बात ध्यान में रखो। और किस तरह से, और दो बात मैं और आपको बताता हूँ कि भारत रत्न से रिलेटेड। आप मुझे बताओ कि दो ऐसे गैर भारतीय का नाम बताओ, मतलब जो भारत के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो एक आपके हो जाएंगे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो वो एक आपके हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान खान अब्दुल गफ़ार खान। और खान अब्दुल गफ़ार खान को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो इनको किया गया था 1987 को किया गया था। ये भी ध्यान में रखो, ठीक है? और खान अब्दुल गफ़ार खान जो हैं सो ये लाल कुर्ती आंदोलन से मूवमेंट से रिलेटेड थे।
और एसोसिएटेड थे, और क्योंकि इन्होंने लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था। और एक और जो भारत के मूल निवासी नहीं लेकिन उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, वो आपके कौन है, तो वो आपके हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। और नेशनल मंडेला को कब दिया गया था भारत रत्न, तो इन्हें कहते हैं 1990 में दिया गया था। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी मैंने बता दिया। तो आप जब भी तैयारी करो, देखो मैं जितना भी क्वेश्चन इसमें लिखा हूँ सब PYQ है, तो आप ऐसे ही तैयारी करो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जो फॉरेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इन 1973, मतलब कौन सा ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया को रेगुलेट कर सके, तो वो ये एक्ट था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1973 में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं पूछूं जो फेरा है ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज आपका क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज ये होता है जैसे कि मान लो कोई विदेशी मुद्रा है तो उसको भारत में कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो फिर भारत का मुद्रा को विदेश में हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, उसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आया था। लेकिन ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया था इसमें, इसीलिए अभी जो फेरा है उसके जगह पर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है फेमा को। और फेमा क्या है, फेमा ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था। ये काफ़ी आसान तरीका है इसमें एक्सचेंज करने का, उतना पेचीदा नहीं है। तो फेरा के जगह पर अभी हिंदुस्तान ने फेमा एक्ट लागू किया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय संथाल ट्राइब, मतलब संथाल ट्राइब के द्वारा कौन सा डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये पूछा है कि संथाल ट्राइब के द्वारा कौन सा डांस को परफॉर्म किया जाता है। जो संथाल ट्राइब है वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये किया जाता है झिक्का दसेन के द्वारा, झिक्का दसेन के द्वारा ये जो मतलब ये डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। मतलब संथाल ट्राइब है सो कौन सा मतलब फॉल्क डांस को परफॉर्म करती है, तो झिक्का दसेन करती है। और ये संथाल ट्राइब कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है उसमें सबसे अधिक कौन से ट्राइब पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है भील। ठीक है, उसके बाद पाया जाता है गोंड, फिर उसके बाद पाया जाता है संथाल, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कोई जनजाति का है तो वो है भील का, और उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ऑर्डर, मतलब संथाल जो है सो तीसरा सबसे अधिक जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है पूरा भारत देश में। ठीक है, 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके अनुसार से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो। और अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या वाला स्टेट है, मतलब अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें कौन सा स्टेट में सबसे अधिक है, तो वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक अगर मैं पूछूं शेड्यूल ट्राइब पर कौन सा स्टेट में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है मैं वो देखता हूँ। तो ऑप्शन सबसे पहले दिया हुआ है कोलकली। तो ये जो कोलकली है, ठीक है, ये कोलकली जो है, ये कोलकली कहाँ का मतलब कि फॉल्क डांस है, तो ये है आपका कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, जहाँ भी आपको कली दिख जाए, ये कली जो लिखा हुआ है ये आपको कहीं भी दिख जाए तो केरला चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि जो कथक कली है, कथक कली जो है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो वो आप आँख बंद कर कह दो केरला का है। ठीक है, क्योंकि कली जहाँ आ गया वो केरल चल जाएगा। जैसे कि कोल कली हो गया केरल का हो गया, कथक कली हो गया केरल का हो गया। लेकिन आप कथक से कंफ्यूज मत करो इसको। अगर मैं पूछूं कथक कहाँ का फोक डांस है, तो कथक आपका है, ये है यूपी का, उत्तर प्रदेश का कथक जो है सो क्लासिकल डांस है। इसमें कंफ्यूज मत करना, कथक कली देगा तो केरला चल जाना और कथक देगा तो यूपी चल जाना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन है वो क्या है, घूमर। तो ये घूमर जो है, ये घूमर कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो ये घूमर है आपका राजस्थान का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक घूमर होता है, एक होता है झूमर होता है। ठीक है, तो ये जो झूमर है ये कहाँ का है, ये झारखंड का है, झारखंड में होता है, ये उड़ीसा में भी परफॉर्म किया जाता है और ये वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो कोली है, यहाँ जो आपको कोली दिख रहा है ऑप्शन में, ये कोली कहाँ का है, तो ये कोली जो है सो कहाँ का है, ये आपका महाराष्ट्र का है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तब समझना कि आपका, देखो आप एनालिसिस करो तो पूरा मन से करो और आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। आप बस PYQ लगाओ अच्छा से, देखो स्कोर बूस्ट करेगा इसी से और सिलेक्शन तो इसी से होना है भाई। मतलब आपको मेहनत करना है पूरा इसमें,
पी वाई क्यू पे पूरा डिस्कशन करो। देखो पी वाई क्यू ही इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये आपको बताएगी आपको कहाँ पढ़ना है, कौन कौन सा चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज मेड अप ऑफ राइबोजेनल आरएनए और प्रोटीन। मतलब कहता है कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि राइबोजोनल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राइबोसोम। अब देखो मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है, ये आपका मान लो सेल है, ठीक है। और बीच में क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से दो तरह का सवाल पूछ देते हैं। सबसे पहले ये पूछ देता है कि जो न्यूक्लियस है वो टू टाइप्स का होता है, कि एक होता है यूकैरियोटिक होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, और एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, तो देखो जिसके चारों तरफ मान लो कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा तो उसको यूकैरियोटिक कहा जाता है। अगर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा इसके चारों तरफ तो उसको क्या कहेंगे, उसको यूकैरियोटिक कहेंगे। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया गया, जो सेल मेम्ब्रेन है अगर वो नहीं पाया गया, अगर वो नहीं है तो वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। और मैंने इसको याद कैसे रखा है, देखो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होगा कि प्रोकैरियोटिक में होगा, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसको याद मैंने ये किया है। देखो एक रूट वर्ड होता है ई यू, मतलब यू मतलब अच्छा होता है। और जो अच्छे लोग होंगे वो मतलब एक मतलब ऐसे मैंने किया है कि वो कपड़े पहन के चलेंगे, यानी कि कपड़ा बढ़िया से मतलब एक लेयर अपने ऊपर कपड़ा पहन के चलेंगे, यानी कि यू मतलब अच्छा। और जिसके जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन रहेगा उसमें यू लगा रहेगा। इस तरह से मैंने लॉजिक बना करके इसको याद कर रखा है, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हो। और ये जो बाहर जो सबसे बाहर आपको दिख रहा है ये, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है सो किससे बना होता है, तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। किससे बना होता है, लिपिड और एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पे जो ये लिक्विड यहाँ पे फ्लोट करते रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और एक और है यहाँ पे, जैसे मान लो कि जो मेन ऑर्गेन है, जैसे कि और जो सेल ऑर्गेनल है उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। जो आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा अगर मैं बोलूँ जो इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो वो मैं आपको बोलूँगा कि आप ध्यान रखो किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से को, ठीक है। तो इन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया, मतलब दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक रफ होता है, जैसे कि ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये कैसा है, ये रफ है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन ऊपर वाला क्या है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये हो गया आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ होता है सो क्यों होता है, राइबोसोम के कारण होता है। किसके कारण से होता है, राइबोसोम के कारण से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो राइबोसोम होता है सो किससे बना हुआ है, तो ये प्रोटीन से बना हुआ है, जो कि आपका सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन और एंजाइम से बना होता है, तो ये सवाल पूछा। मतलब आपको मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या चीज़ होते हैं, दो चीज़ होते हैं, एक आपका प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसके चारों तरफ अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने बताया जी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन बताया वो जो है सो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं एक दो और कंपोनेंट के बारे में बता दूं आपको, तो होता है गोल्गी एपरेटस। क्या होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, ये है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। और जो गोल्गी एपरेटस होता है ये क्या करता है कि लिपिड, प्रोटीन, फैट और एंजाइम सारा को स्टोर करता है और यहाँ से रिलीज करेगा, ये क्या चीज़, लाइसोसोम, लाइसोसोम रिलीज करेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातों को ध्यान में रखो, लगभग लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि श्री सागर कैलाश ओहलकर जो ये है वाज इन न्यूज़ फॉर बीइंग कन्फर्म्ड विद अर्जुना अवार्ड 2022 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। मतलब कौन सा स्पोर्ट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करने के लिए इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया। अर्जुना अवार्ड खेल से संबंधित दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। तो ये इनको मल्लखम के लिए दिया गया था अर्जुना अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस बार जो अर्जुना अवार्ड है वो किन्हें किन्हें दिया गया, तो सबसे पहले जो इस बार 2023 का मैं बात कर रहा हूँ जो अवार्ड मिले हैं सो किन्हें किन्हें मिले हैं। तो सबसे पहले दो मिला था खेल रत्न, और खेल रत्न को अब कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है।
लेकिन इसको पहले का क्या कहा जाता था, यही इसी को कहा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता था। तो इस बार दो लोगों को मिला है जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, सात्विक और चिराग। किन्हें मिला है, सात्विक और चिराग को मिला है। और बैडमिंटन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर पूछेगा एग्जाम में वो ये पूछेगा कि 2022 में भारत जो है सो सबसे पहली बार थॉमस कप जीत चुका है। मतलब पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज़, थॉमस कप, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार जीता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसको हरा कर जीता था, इंडोनेशिया को हरा कर जीता था। तो सात्विक और चिराग जो है, ये जो है सात्विक और चिराग, इन्हें क्या मिला है, अवर मिला है खेल रत्न पुरस्कार, या तो कह सकते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और पहले इसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। और मैं पूछूँ जो अर्जुना अवार्ड है कितने लोगों को मिला है, तो जो अर्जुन अवार्ड है, ये जो अर्जुना अवार्ड है वो कितने लोगों को मिला है 2023 में, तो ये मिला है 26 लोगों को मिला है, ठीक है। और ये 26 लोगों में से कौन, मैं दो इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, ठीक है, जो आपका याद रखना है। एक मोहम्मद सामी, ठीक है, जो क्रिकेटर आपको सब पता है। और एक और है शीतल देवी, शीतल देवी, और ये कश्मीर की है। और ये पैरा आर्चरी में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए इन्हें शीतल देवी को मिला अबर अर्जुन पुरस्कार मिला और मोहम्मद सामी को मिला। ऐसे मिला तो 26 लोगों को, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। और शीतल देवी के बारे में बताओ, इनके दोनों हाथ नहीं है। और हाथ नहीं होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्चरी की, तीरंदाजी की और उसमें स्वर्ण पदक दिलाया देश को। इसीलिए इन्हें क्या मिला, अर्जुना अवार्ड मिला। ये होता है जज्बा आने की। मतलब एक होता है कि कोई सोच ही नहीं सकता है कि जिसका हाथ नहीं है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इन्होंने किया। मतलब इन्होंने अपना वो उसको कमजोरी नहीं बनाया, अपना उसको ताकत बनाया और गोल्ड मेडल देश के लिए लाए। ये होता है जज्बा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो आपके सामने ये है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब देश की आज़ादी के पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में जिक्र किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में अक्सर सवाल पूछता है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में सवाल हमेशा पूछते रहता है। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया था। और ये जो पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किए थे वो कौन सा बुक में किए थे, तो वो किए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, कौन सा पुस्तक था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पुस्तक लिखे थे। उसमें सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया था पॉवर्टी लाइन के बारे में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और दादा भाई नौरोजी ने इससे जो और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे करवाता हूँ। मतलब जो भी क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक है आपसे मैं पूछूं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना किए थे सो कौन किए थे, फाउंड कौन किए थे, तो यही दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और कब किए थे, तो 1866 में किए थे और ये लंदन में किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दादा भाई नौरोजी जो हैं इनके बारे में ये भी बात आप ध्यान में रखो कि जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने ही सबसे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले इन्होंने ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले कौन सा भारतीय मेंबर इलेक्ट हुए थे, तो यही हुए थे। और इसके बारे में एक बात और बताता हूँ कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो जो 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे। और एक प्रथम पारसी अध्यक्ष, से ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक 3 बार, ये 3 बार जो है सो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। एक 1886 में जो कि कोलकाता में हुआ था, और एक 1896 में जो कि 1893 में हुआ था, और एक हुआ था 1906 में। 3 हुए थे। मतलब आपको तीनों ध्यान रखने हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी जो हैं सो ये 3 बार, कितने टाइम्स, 3 टाइम इलेक्ट हुए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। एक आपका 1886 में पहला, दूसरा 1893 में, और तीसरा 1906 में, 1906 में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये 93 है, ठीक है। तो ये जो 1886 में हुए थे ये भी आपका कोलकाता में ही हुआ था, और जो 1906 था ये भी आपका कहाँ था, कोलकाता में ही हुआ था, और ये आपका लाहौर में हुआ था, ठीक है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं वो भी बताता हूँ। और ये भी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था,
तो ये जो डेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ही दिए थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब कि जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें और किस किस नाम से जाना था भारत में, तो इन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ग्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा बी आर अम्बेडकर के बारे में कि बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको बी आर अम्बेडकर से क्या क्या आपको कौन कौन सी बातें पता होना चाहिए, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जो थे, जो भीमराव अम्बेडकर जो थे, इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, ये सबको पता है। और ये सबसे पहले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे भारत के, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर का एक बहुत अच्छा बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। और बी आर अम्बेडकर जो थे एकमात्र ऐसे भारतीय जो तीनों और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। जो और सबसे पहला कब हुआ था 1930 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था 1931 में हुआ था, और तीसरा कब हुआ था 1932 में हुआ था। और ये तीनों में पार्टिसिपेट किए थे बी आर अम्बेडकर। और 1930 में एक काम और इन्होंने किया था, वो क्या किया था, इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया था, यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किया था। इतनी बातें आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट दैट कवर्ड्स इन द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। मतलब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, उसमें कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ये 4 स्टेट हैं जो कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंदर कवर हो करते हैं, ठीक है। अब जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे है, तो ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है। कौन सा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी है सो अमरकंटक की चोटी से निकलती है, और ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है, यानी कि सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र जाएगा, उसके बाद गुजरात जाएगा, ठीक है। ये तीनों स्टेट को कवर करते हुए अपना पानी अरब सागर में जाकर के छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या कोई और ऐसी नदी है जो कि ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है, हाँ, एक ताप्ती नदी है। कौन सा, ताप्ती रिवर। ये ताप्ती रिवर भी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात जाकर के अपना पानी डिस्चार्ज कर देगी, कहाँ, गल्फ ऑफ खमाद में, और फिर जाकर अरब सागर में पानी चला जाएगा। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि भारत की ऐसी 3 नदियाँ हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा नर्मदा, दूसरा में हो जाएगा ताप्ती, और तीसरा में हो जाएगा दामोदर। अब ये रिफ्ट वैली क्या होता है, तो देखो क्या होता है, मान लो कि ये पहले ज़मीन था, ठीक है, ये आपका कोई लैंड है, तो यहाँ पे बार बार प्रेशर पड़ने से जो धंस जाके जो इस तरह का आकृति बन जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली से 3 नदियाँ होकर गुजरती है। भारत में सिर्फ 3 ही नदियाँ ऐसी है जो कि रिफ्ट वैली से, हिंदी में भ्रंश घाटी कहा जाता है, उससे होकर गुजरती है। कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपका कि विच जर्मन केमिस्ट एंड फिजिक्स्ट प्रपोज दैट एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव एन ओड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन मैथमेटिकली बी रिटन एज इतना। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एरिच हक्केल ने दिया था, ये कौन दिए थे, तो एरिच हक्केल ने दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है कि ऐसा साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें जो मतलब कि एक में मतलब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, मतलब जिसमें कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ऐसे बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, तो ये बेंजीन क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसके बारे में बताया था कि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सो हमेशा ऑड नंबर ऑफ पेयर में रहते हैं। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। इसको एरिच हक्केल ने दिया था। और एंटियोन लेवेजर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, एंटियोन लेवेजर को कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर।
क्या कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एंटियन लेवोजियर ने ही दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही एंटियन लेवोजियर ने दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ये बात कहते हैं एंटियन लेवोजियर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अंडर हुम वाज सीपी इल्बर्ट ए लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल, मतलब किसके, कौन सा, मतलब कौन सा वायसराय के समय में ये बिल आया था, तो ये आए थे लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो वो 1880 से लेकर के 84 तक था। और इन्होंने सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने क्या हुआ था कि इल्बर्ट बिल लेके आए थे, क्या लेके आए थे, इल्बर्ट बिल लेके आए थे। कब लेके आए थे, तो ये 1883 में लेकर आए थे इल्बर्ट बिल। और इसके जो मेंबर थे वो सीपी इल्बर्ट थे। तो वही क्वेश्चन कहा है कि सीपी इल्बर्ट जो है सो मेंबर ऑफ द काउंसिल, तो किसके समय काल में ये मेंबर थे काउंसिल का, तो लॉर्ड रिपन के समय में। और लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, सबसे पहला अगर कंप्लीट सेंसस हुआ था तो ये इन्हीं के समय में हुआ था 1881 में, ठीक है, कंप्लीट सेंसस हुआ था इनके समय में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले सेंसस कब हुआ था इंडिया में, तो वो हुआ था 1872 में हुआ था, मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखो। लेकिन अगर कंप्लीट कहेगा कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। और लॉर्ड रिपन ने इसमें जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म एक्ट, इसको क्या कर दिया था, एबोलिस्ट कर दिया था, एबोलिस्ट मतलब ख़त्म कर दिया था इसको, ये भी ध्यान आपको रखना है। और लॉर्ड रिपन जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड रिपन जो आपके हैं वो इन्होंने ही पंचायत एंड म्यूनिसिपल बॉडी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो लॉर्ड रिपन है उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का फादर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको लॉर्ड रिपन के बारे में ध्यान होनी चाहिए, कम से कम इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लॉर्ड कर्जन के बारे में। और जो लॉर्ड लिटन है इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो जो लॉर्ड लिटन है, ठीक है, इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो इनका कार्यकाल आपका था 1876 से लेकर के 80 तक था। और लॉर्ड लिटन जो थे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, लेकिन लॉर्ड रिपन जो है सो क्या करते हैं, इसको एबोलिश कर देते हैं। लॉर्ड लिटन लेके आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म एक्ट, लेकिन वही क्या करते हैं, लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, इसको एबोलिश कर देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो ये 1899 से लेकर के 1905 तक इनका कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनके बारे में क्या ध्यान में रखना है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, ये सिर्फ बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था आपका 1786 से लेकर के 1793 तक, 1793 तक, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धमा, द बुद्धा एंड हिज धमा, मतलब इसके ऑथर कौन है, विच अपीयर्ड इन 1975 आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, इसके ऑथर की मृत्यु के बाद ये बुक अपीयर्ड होता है, बुक सामने लोगों के सामने आता है। तो ये कौन से ऑथर थे इनके, तो इसके ऑथर थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर के बारे में मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो बी आर अम्बेडकर थे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बी आर अम्बेडकर का जो निधन हुआ था उसका कब हुआ था, ये इनका जो निधन हुआ था वो 1956 में हुआ था, ठीक है। और इनका जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है, तो चैत्य भूमि कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या बातें ध्यान में रखनी, तो मोतीलाल नेहरू जो है वो जो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के एक पार्टी बनाए थे, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस स्वराज पार्टी का स्टैब्लिश कब हुआ था, 1923 में हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं पूछूं महात्मा गांधी के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो महात्मा गांधी के बारे में कौन कौन सा बुक आपको पता होना चाहिए, मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में आपको एक बुक मैं बताता हूँ, स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और
एक और इनका बुक है, वो है पाथवे ऑफ गॉड, पाथवे ऑफ गॉड। और एक और बुक इनका महात्मा गांधी की मैं आपको बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है इथिकल रिलीजन, इथिकल रिलीजन। ठीक है, इतनी बुक आप महात्मा गांधी के बारे में ध्यान रखो। क्या क्या? एक हिंदी स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और पाथवे ऑफ गॉड, GOD है, पाथवे ऑफ गॉड, और इथिकल रिलीजन। और क्या? इथिकल रिलीजन। इतनी बुक आपको महात्मा गांधी के बारे में ध्यान में रखना है। और मैंने महात्मा गांधी के बारे में बता दिया, मोतीलाल नेहरू बता दिया, BR अम्बेडकर बता दिया। मैं अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपको कौन सा बुक का पता होना चाहिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो याद रखना है कि जो द इंडियन स्ट्रगल है, द इंडियन स्ट्रगल, और दूसरा याद रखना है एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास कि नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार से नाग पंचमी कब मनाया जाता है, तो ये सावन में मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदू कैलेंडर में क्या क्या आपको ध्यान में रखना, देखो हिंदू कैलेंडर चैत से स्टार्ट होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ठीक है, ये याद रखने आपको, जो हिंदू मतलब हिंदी जो कैलेंडर है उसके अनुसार से ये मंथ का नाम है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं, बस ये आप मंथ का नाम याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा ये है कि डैश बिकम द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम इंडिया टू ब्रिज द ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम ए कट इन स्विमिंग, ही कैप्ट द क्वालिफिकेशन पीरियड विथ एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द सेटेकोली ट्रॉफी इन फ्रॉम इटली इन जून 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश हो जाएगा। और साजन प्रकाश जो है जो स्विमर है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो RBI करता है। इसको कौन रेगुलेट करता है? RBI। और RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का ये बाप है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था उसको कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और ये इसका जो हेड क्वार्टर है, जो RBI का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है मुंबई में। और अगर मैं पूछूं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो स्थापना कौन सा कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, तो ये हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर किया गया था। हिल्टन यंग कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो सेबी के बारे में। अब मैं बताता हूँ सेबी के बारे में क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी के बारे में सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि जो सेबी है, ठीक है, ये क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है, तो जितने भी शेयर मार्केट है अगर उसको रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। यानी कि कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में आना चाहता है तो उसको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। और सेबी का जो स्थापना हुआ था उसको कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर भी मुंबई में ही है, ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, मुंबई में है। और किस कमेटी के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर इसका स्थापना किया गया था, तो वो कमेटी का क्या नाम है, वो है दामोदरन कमेटी, दामोदरन कमेटी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और SBI के बारे में क्या क्या ध्यान में रखना है, तो SBI का स्थापना कब हुआ था, तो जो SBI का स्थापना हुआ था सो आपका हुआ था 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल, नाबार्ड के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है ना, नाबार्ड, तो ये जो नाबार्ड है, ठीक है, तो नाबार्ड का जो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि अगर कोई बैंक है जो, जैसे कि मान लीजिए आपको मतलब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है या तो कोई रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना है, तो ऋण कौन सा बैंक देगा, तो उसके लिए ऋण आपको देगा नाबार्ड। ठीक है, और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेड क्वार्टर आपका मुंबई ही है, ये भी आपको। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो इसका हुआ था 12 जुलाई। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसका
स्थापना किया गया था। तो शिवरामन कमेटी, कौन सा, शिवरामन रामन कमेटी के आधार पर किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको बताया। और ये सीरीज़ जो है सो मैंने आप ही लोग के लिए लाया हूँ। और ये सीरीज़ में मैं सारे इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो और पूछ सकते हैं मैं वो भी बताता